हो गया शुरू। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम करेंगे कुछ अपना रिमेनिंग पार्ट, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ आपसे ली जाएगी फीडबैक। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया और एक क्या पढ़ा, थैलीसीमिया, है ना। दो चीजें पढ़ी हैं, तो दोनों किससे रिलेटेड है? हीमोग्लोबिन से। दोनों रिलेटेड किससे है? हीमोग्लोबिन से। भैया हीमोग्लोबिन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिस कारण से ये दो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, एक हीमोफीलिया, सॉरी, एक थैलेसीमिया और एक सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हम, अगर हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना है, तो हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। बिठा लो भाई इसको भी। कौन बच्चा मुझे बताएगा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन है। हीमोग्लोबिन ए में है ये। हीमोग्लोबिन भी कई प्रकार का होता है? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन ई। जो फीटस, हीमोग्लोबिन एफ जो फीटस में है, हीमोग्लोबिन ई जो एम्ब्रियो में है, हीमोग्लोबिन ए जो एडल्ट में है। A2 भी एक फॉर्म होती है, लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं एडल्ट, किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट। एडल्ट में हीमोग्लोबिन क्या होता है? ए। कौन सा होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन ए होता है। ठीक है। किसी बच्चे को जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ये कंफ्यूजन नहीं आया कि सर हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जीन कौन कौन से? क्योंकि अगर आप दोनों को पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो एक कंफ्यूजन तुरंत दिमाग में आ। बताओ क्या आया होगा? देखो, हीमोग्लोबिन ए में आपने कहा दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन। तो पहले हम इसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लें, फिर हमें कहानी समझ में आएगी, है ना। क्या होता है हीमोग्लोबिन में? भैया हीमोग्लोबिन में चार अल्फा चेन है और एक अल्फा चेन किससे जुड़ी है? एक फेरस से जुड़ी है। एक अल्फा चेन एक फेरस से जुड़ी है। इस प्रकार से कुल कितने? चार फेरस हो गए। एक फेरस कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है? मॉलिक्यूल एक से। तो चार किससे जुड़े? यानी एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े? चार। ठीक है ना। कितने जुड़े? चार। ये जैसे ये एफी है बच्चे, Fe+2 फॉर्म में रहता है और ये पायरोल से जुड़ा रहता है। और फिर यहां पर भी अल्फा चेन है ना। ये एक अल्फा चेन, दूसरी अल्फा चेन, एक बीटा चेन, दूसरी बीटा चेन। अल्फा चेन में कुल, एक अल्फा चेन में कुल कितने अमीनो एसिड होते हैं? ये तो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया तुम्हें जब मैंने ब्लड पढ़ाया था। एक अल्फा चेन में कितने होते हैं? 141। एक अल्फा चेन में अमीनो एसिड कितने होते हैं? 141। तो कितनी अल्फा चेन है? तो टोटल कितने हो गए? एक बीटा चेन में कितने होते हैं? है 146। तो टोटल कितने हो गए? ये कितने हुए? 282। और ये कितने हुए? 292। यानी एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में इतने अमीनो एसिड। ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने पहले पढ़ाया था आपको, इसलिए यहां पे थोड़ा सा रिपीट करने के लिए मैंने बता दिया। अब अल्फा चेन को बनाने वाले जीन होंगे,
और बीटा चेन को बनाने वाले भी जीन होंगे। जीन किस पे होंगे स्थिर? क्रोमोसोम पे। तो भैया अल्फा चेन को बनाने वाले हैं 4 जीन। अल्फा चेन को बनाने वाले कौन से हैं? कौन कौन से? जो अल्फा चेन को बनाते हैं HBA बोलते हैं उन्हें। क्या है? HBA, मोटे तौर पे। तो ये HBA1, HBA2, ये HBA1, HBA2, और यहां इसका रिसेसिव होगा। और ये क्रोमोसोम नंबर कौन से पे है? 16 पे। क्रोमोसोम नंबर किस पे है? 16 पे। बीटा चेन बनाने वाला केवल एक ही जीन है, HBB, और ये कौन से पे है? क्रोमोसोम नंबर 11। क्लियर? ये कहानी पता है आपको? ये एनसीईआरटी में भी लिखी है, लेकिन ये उसने थैलेसीमिया वाले में लिखी है। थैलेसीमिया वाले केस में ये कहानी लिखी है, लेकिन चाहे कोई सा भी केस हो, क्रोमोसोम का नंबर और उसके ऊपर से जीन बदलेंगे थोड़ी ना। यही बताऊंगा मैं, यही तो बताना है। हीमोग्लोबिन बनाने वाला ऐसा तो नहीं होगा थैलेसीमिया में कोई और जीन लेके ले रखा उन्होंने और उसमें कितना चेन ए को बनाने वाला जीन कितने होंगे निर्धारित होगा ना। अगर 11 पे है तो 16 पे है तो 16 पे ही रहेगा ना, चाहे रोग कोई सा भी हो। इन इन जीनों में ही चेंज आते रहेंगे, तब गड़बड़ होगा। अब कंफ्यूजन आना कहां चाहिए? कंफ्यूजन आना यहां चाहिए था कि सर जब उन्होंने सिकल सेल एनीमिया लिख दिया, उसने HBA एंड HBS ये वाली लाइन लिखी हुई। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? पहली बात तो ये समझेंगे हम, थैलेसीमिया जो रोग होता है, सॉरी पहले सिकल सेल एनीमिया कर लें। सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है, उस रोग में कौन सी चेन इफेक्ट होती है? अल्फा की बीटा? बीटा चेन इफेक्ट होती है। बीटा चेन कौन से नंबर पे है? 11 पे। इट मीन्स यहां पे डिफेक्ट आएगा 11 नंबर के क्रोमोसोम पे। जो HBB तो है, किसको बनाने वाला जीन है? ये हीमोग्लोबिन बी को बनाने वाला जीन है, लेकिन हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन है ये बीटा चेन को। लेकिन इसके क्या है? 2 एलील है। एक जीन के 2 एलील होंगे, है ना? एलील क्या है? टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। और ये क्या कौन कौन सा हीमोग्लोबिन बना रहा है? हीमोग्लोबिन ए। क्या बना रहा है? ये कौन सा बना रहा है? ए। इट मीन्स अगर ये दो हैं, HBB के दो रूप हुए। एक HBA, एक एलील तो ये हुआ, क्लियर? और दूसरा HBA भी हो सकता है भाई। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो HBA, दूसरा एलील यही रहेगा। या अगर उसमें डिफेक्ट आ गया है जीन में, तो वो उसका एलील क्या बन जाएगा? HBS, क्योंकि ये म्यूटेशन से हो रहा है। किससे हो रहा है? इसलिए से हम एक, अब ये म्यूटेशन भी कैसा है? कैसा रोग है ये? नहीं, क्वाइट म्यूटेशन का टाइप नहीं मैंने पूछा, म्यूटेशन का टाइप मैंने नहीं पूछा ये। अब HBAA ये कंडीशन हो सकती है, यानी ये भी HBA और दूसरे पे भी क्या हो? HBA। HBA और दूसरे पे HBS, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है कि नहीं? कौन से नंबर के जीन पे चल रहा है सारा काम? 11 पे। कौन सी चेन बनाने वाले को? बीटा चेन। बीटा चेन बनाने वाला जीन कौन है? HBB। कैपिटल से लिखा मैंने 20 लिए। और इसके एलील फॉर्म, दो फॉर्म एलील फॉर्म है, कौन कौन सी?
अब आगे समझ में कंफ्यूजन को, जो दो जगह लिखा हुआ है वो कंफ्यूजन आया समझ में। अब अब इसकी कहानी है, ये बनता कैसे है, ये होता कैसे है। अब इस म्यूटेशन को समझाया गया है किसमें, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में ये HbA से HbS कैसे बन गया, क्यों बनाने लगा ये, क्या ये बीटा जीन नहीं बना रहा है, बना रहा है, ये बीटा चेन बना रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी गड़बड़ कर रहा है, उसने कुछ और बना दिया, उसने बीटा चेन में एक की जगह कुछ और हिस्सा बना दिया, थोड़ा सा हिस्सा, है ना। अब ये हुआ कैसे, ये समझना है। क्या होता है बताओ, बताया था मैंने आपको क्या होता है। कैसे आ जाता है यही तो मैंने पूछा, यहाँ पर होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। इस पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। देखो, जीन का मतलब, एक जीन का मतलब एंजाइम, एंजाइम का मतलब प्रोटीन, एक एंजाइम का मतलब प्रोटीन। अब होता यह है बच्चों, इसे बनाने वाला जो डीएनए है, डीएनए आप जानते हैं कि यहां से इतना तो आ गया ना समझ में, ये थोड़ा सा हटा लेता हूं यहां से। डीएनए बनाना, डीएनए का एक हिस्सा जीन का काम करता है। तो मान लिया, सपोज कीजिए यहां पर ये पोजीशन है GAG, और इसकी 3' जी के साथ जो कौन जुड़ता है, A, और यहाँ पे कौन जुड़ता है, T, और यहाँ कौन जुड़ता है, C। अब होता यह है बच्चों, ये इसमें हो जाता है म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने से GTG, और यहां पर CA, ये है, सॉरी, C। अब ये जो mRNA बनाएगा, क्या बनाएगा mRNA, G बनाएगा, और ये 1 2 1 2 3 4 5, ये छठे नंबर पे क्या बनाएगा, कौन सा, कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है बच्चों, और फिर आगे चलती रहेगी, ये प्रोटीन की चेन बन जाएगी। ये तो है नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन, मैंने कितने बताया था, 100 बीटा चेन पे हो रहा है ना, 146 है। 146 में से छठे नंबर का जो है वो गड़बड़ हो रहा है। 146 में भाई, 146 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन है, 146 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं एक दूसरे से लगे हुए, और उसमें से कौन से नंबर का गड़बड़ हो जाएगा, छठे नंबर का। कैसे गड़बड़ हो जाता है, जब ये मैसेंजर RNA बनाएगा तो क्या बनाएगा भैया, ये क्या बनाएगा, GU, क्योंकि RNA में T तो होता नहीं, उसके स्थान पे क्या होता है, U होता है, और ये इस 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे क्या बनाएगा, है वैलिन बना देगा। और इसके वैलिन के बनते ही हमारा एमिनो एसिड बदल गया, 146 में से 145 ठीक बन रहे हैं, एक गड़बड़ बन रहा। तो इसका मतलब बीटा चेन तो बन रही है, लेकिन वो उतनी परफेक्ट नहीं बन रही है, उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो रही है। उसकी क्वालिटी इफेक्ट होने से क्या होता है, जो आरबीसी है, क्या है, जो आरबीसी है, उनकी शेप क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। वैलिन की क्या प्रॉब्लम है, वैलिन पे चिपचिपे है, मतलब ऑक्सीजन को पकड़ने वाले जो बॉन्ड है वो नहीं है, चिपचिपा नहीं है ये। तो इसका मतलब इसकी शेप बदल जाती है। और जो आरबीसी जो कि बाइकॉन्केव है, डिस्क शेप की, वो किसकी तरह की हो जाती है, सिकल सेल्ड हो जाती है। हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन तो पकड़ गई, ऑक्सीजन पहले से कम पकड़, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ऑक्सीजन पहले से कम पकड़ती है, नंबर 1। इसके लाइफ सामान्यतः कितनी होती है आरबीसी की लाइफ, 120 दिन, इसकी लाइफ 30 ही दिन रह जाती है, 30 दिन में नष्ट होने लगती है ये आरबीसी। और जब नष्ट होने लगती है तो हमारी बोन मैरो उतनी तेजी से आरबीसी
नहीं प्रोड्यूस कर पाती। एक तो प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम क्या, ये आरबीसी जब छोटी हो जाती हैं तो पतली नलियों में ये खूब सारी चलेंगी और फंस जाती है। क्या होती है, फंस जाती है। पतली जो कैपिलरीज है उनमें क्या हो जाती है बच्चे, फंस जाती है, और इतने हिस्से को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर। क्लियर। तो सिकल सेल एनीमिया में कौन सी चेन इफेक्ट है, नंबर एक बीटा चेन। कौन से क्रोमोसोम पे है, म्यूटेशन कौन से नंबर पे, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व हुआ है, दो एलील हैं, कौन से, एच बी ए एंड एच बी। कैसा जीन है ये, इसका डोमिनेंट है, रिसेसिव है, किस है, रिसेसिव है, और ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल। जब रिसेसिव है तो किस कंडीशन में आएगा ये, क्या ये रोगी होगा जिसपे ये एलील होंगे दोनों, एच बी ए का मतलब क्या है, दोनों पे नॉर्मल आ गया, क्या ये इफेक्ट होगा, ये और ये रोगी हो। प्रोजनी तो अभी देखेंगे, प्रोजनी तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इसे पहले समझ, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या होता है दूसरे वाले में, कौन सी बीमारी है दूसरी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में 1 2 3 5 6 एलील हैं, इन 6 के 6 में से किसी में भी डिफेक्ट हो सकता है, यानी क्रोमोसोम की 11वीं जोड़ी भी इफेक्ट होगी और 16। अगर ये कौन सी चेन बना रही है, अल्फा चेन, ये कौन सी चेन बना रही है, और ये कौन सी बना रही है, बीटा। जब A1 या A2 इन चारों में से किसी जीन में म्यूटेशन हो या कोई क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, किसी चेन में म्यूटेशन हो या एब्सेंट हो जाए, तो होगा ये, जीन ही एब्सेंट हो गया, भाई 4 है ना, 4 में से कोई एक एब्सेंट हो गया, 2 एब्सेंट हो गए, 3 भी हो सकते हैं, है ना, 4 एलील है, तो क्या होगा, जो अल्फा चेन बन रही है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बनेगा तो वो, लेकिन क्या होगा, कम होगा, और अगर चारों ही एब्सेंट हो जाए तो हो सकता है ना बने, तो बनेगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। क्या कहेंगे इसे, अल्फा थैलेसीमिया। और अगर यही काम किस पे हो जाए, बीटा चेन पे हो जाए, तो बीटा चेन का क्या होगा, बीटा चेन बहुत कम बनेगी या बनेगी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, थैलेसीमिया। एक थैलेसीमिया का प्रकार क्या है, अल्फा, और एक क्या है, बीटा, और बहुत खतरनाक प्रकार का है, अल्फा और बीटा दोनों में गड़बड़ आ जाए, तो दोनों चेन बहुत कम बन रही है, और दोनों चेन बहुत कम बनेगी तो पेशेंट जो है सीवियर होता है, क्रोनिक हो जाता है, खतरनाक कंडीशन आ जाती है। क्लियर। दोबारा दोबारा देखते हैं, 16 पेयर, 11 नंबर का क्रोमोसोम, एक कौन से नंबर का क्रोमोसोम है, और दूसरा 11। जो 16 नंबर का है बच्चों, 16 पेयर है, 16वां पेयर है, 23 पेयर है ना, 23 पेयर में से जो 16वां पेयर है हमारा, क्या कौन से जीन है उसपे, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन बनाने वाले, हीमोग्लोबिन ए की अल्फा चेन बनाने वाले, इसे पूरा ऐसे पढ़ेंगे, एच बी ए की अल्फा चेन बनाने वाले जीन कौन कौन है, आप कहेंगे एच बी ए 1, एच बी ए 2,
यही तो है। तो यानी ये जीन है HB A1 और ये है HB A2। ये दूसरा HB A1 हो सकता है, ये HB A2, क्योंकि भाई उसका एलील तो होगा, है ना, एलील तो होगा उसका। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये 11वें नंबर के हैं, इस पे कौन है? हीमोग्लोबिन ए की, हीमोग्लोबिन ए की बीटा चेन बनाने वाले जीन कौन से हैं? HBB। ए क्यों होगा? जीन है ये, HBB। ठीक है, ये क्या बनाता है? अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने जीन ही लिखे, इनके एलील लिखे ही नहीं। इनके एलील ही हो, जीन और एलील में अंतर पता है ना सबको। एलील एक तरह का जीन ही होता है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज होती है, उसका वेरिएंट होता है। और जब तक वेरिएंट ना हो तो हम एलील और जीन एक ही चलते हैं, वो कंडीशन है इसलिए। अब यहां पर डिफर आ गया मामला, यहां पर इसके दो एलील है, कौन कौन से? HBA। अब जो अगर अगर ये कोई स्वस्थ है तो इस पे भी HBA, इस पर भी HBA। और अगर वो इसमें म्यूटेशन आ गया तो एक नया बन गया HBS। ये किस पे बना है? ये कोई से पे बन सकता नहीं, इस पे बना है, ये 11वें बनेगा तो 11वें पे, लेकिन कौन से पे बना ये तो हमें पता, ये दोनों पे बना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है भैया। एक कंडीशन तो ये HBA है इस पे, और दूसरे वाला भी है HBA रखने वाला। एक ऐसा बना है जिसपे एक पे HBA आ गया और एक पे HBS आ गया। तीसरा ऐसा बना है जिसपे HBS आ गया और इस पे भी HBS आ गया। हैं? यूं? सही कह रहे हो। नहीं, ये बात सही है। हम जितनी भी नई चीजें हैं अपने बच्चों से सीखते हैं, पुरानी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, यही जीवन है। जिसने समझ लिया इसे वो सफल है, और जो कहे कि नहीं मैं ही सही हूं कोई दूसरा गलत है तो हमेशा परेशान रहता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। बस। ठीक है बच्चों, अब अब हम देखें दोनों बीमारियों की कंपैरिजन कर ले। हमने जीनी पैटर्न बना दिया। अगर होगा सिकल सेल एनीमिया तो ये जो 16वें नंबर के हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस क्रोमोसोम पे कुछ नहीं होने वाला। कौन से पे होगा? 11 नंबर। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में केवल बीटा चेन की क्वालिटी चेंज होती है, अल्फा चेन के साथ कुछ नहीं होता। और बीटा चेन में होती है क्वालिटी डिफर, तो बीटा चेन बनाने वाले जीन में ही कुछ गड़बड़ आई है। और वो कौन से नंबर पे है? 11 पे। अब क्या गड़बड़ होगी? म्यूटेशन होके क्या बनता है? जो HBA जीन बनाता, जो HBA हीमोग्लोबिन बनाता है वो एलील HB सिकल सेल बनाने लगता है, यानी वो वाला बनाने लगता है जो सिकल सेल के लिए जिम्मेदार हो, इसलिए उसे HBS का। यहां पे ये क्या बना रहा है? HBA की कौन सी चेन? बीटा चेन। ये क्या बना रहा है? बीटा चेन, ऐसे समझ लो। ये क्या बना रहा है? और ये क्या बना रहा है? सिकल सेल चेन, है ना। ये रेशो 60 और 40 का रहता है, 60 और 40, यानी 60% ये 40% ये। तो पेशेंट को महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता उसे, वो नॉर्मल जी लेता है। लेकिन यहां पर 100% आ गया। अब यहां पे दिक्कत आ जाए, हाँ? तो ये कौन हो गया? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, हैं? सर यहाँ से एच भी लगा रखा एच भी लगा चलो, ए भी तो नहीं लिखा, अगर एस में लिखा तो ए भी तो नहीं लिखा ना, हाँ?
समझ में आ गई बात? अब इससे समझो, यहां पे क्या हो गई कहानी, यहां पे अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, अल्फा भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। अगर अल्फा होगी तो कौन, अगर अल्फा हुई तो कौन गड़बड़ करेगा इनमें, और यहां पे संभावना कितनी है, 4 है, 4 एलील बनाने वाले, हाँ एक के हिस्से में बहुत कम है हिस्सा, 25% एक एलील के जाने से। और अगर बीटा चेन होगी तो ये जीन एब्सेंट हो सकते हैं, सामान्यतः यहाँ पे म्यूटेंट की बजाय क्या होते हैं, जीन एब्सेंट हो जाते हैं, क्या वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करते सामान्यतः। मैंने कहा हाँ 25, कहाँ पे 25%, 4 जीन है, 4 जीन में से संभावना 25% है भाई खराब होने की, अगर एक खराब होता है तो 4 है, 400% बना रहे हैं, तो एक अगर गड़बड़ हो गया तो 75% तो बनाएंगे वो। 4 वर्कर अगर कोई काम कर रहे हैं, उनमें से एक वर्कर बीमार हो जाए तो 3 वर्कर तो काम करेंगे। अब बीटा यहां पर तो 2 है, क्या है, एक भी गड़बड़ हो जाए तो 50% गया मामला, और दोनों गए तो 100%, बीटा चेन बनेगी ही नहीं, और बीटा चेन बनेगी ही नहीं तो क्या है, थैलेसीमिया। अल्फा चेन बनेगी नहीं तो सामान्यतः थैलासीमिया है, लेकिन अल्फा थैलासीमिया, बीटा, एनसीईआरटी ने इनके नाम भी दिए, इन्होंने बताया अल्फा, अल्फा और थैलासीमिया है, बीटा थैलासीमिया दोनों बताए हैं, है ना। ये आपको डिफाइन करना है कि कौन से क्या है। अब बताओ इसमें क्या पूछ रहे थे आप, अब इसमें कोई प्रश्न रह गया, तो समझ में आ गया दोनों का अंतर, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया या अब भी रह गया, अगर कोई कंफ्यूजन अब भी है इन दोनों रोगों में तो यू कैन आस्क। अब रिसेसिव है दोनों, दोनों क्या है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है और ऑटोसोमल है, इसलिए इसकी प्रोजनी ऑटोसोम्स के अनुसार बनेगी। जब ऑटोसोमल होता है तो इसका मतलब यह है कि मेल में भी जाएगा और फीमेल में भी जाएगा, दोनों में संभावना है, मेल में भी है, ठीक है। यस सर। अब एक और ब्लड से एबनॉर्मलिटी है, दैट इज हीमोफीलिया। क्या है बच्चों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, ये सेक्स लिंक्ड, और कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, एक्स। अगर हम एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होता है, किस पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन होता है, और ये जीन इफेक्ट करके जो ब्लड की क्लॉटिंग करने वाला फैक्टर नंबर 8 है, कौन सा, फैक्टर 8, ये नहीं बनता, फैक्टर 8 जीन जो फैक्टर बनाता है, कौन सा, फैक्टर नंबर 8 का जीन, जो फैक्टर नंबर, अच्छा सुनो, सवाल सुनो मेरा, ध्यान से सुनना और जवाब देना। हमने बताया कि थैलेसीमिया के जीन 11वें और 16वें नंबर पे है ना, 11वें और 16वें नंबर पे हैं, और सिकल सेल के 11वें नंबर पे हैं। तो मुझे ये बताइए, मुंह में रखना जवाब अगर आएगा, बता, बोलना सब है, जब कहूं खड़ा होके बता, ये बताइए मुझे कि जो हीमोफीलिया है इसका जीन कौन से क्रोमोसोम के नंबर पे है। एक बच्चे का हाथ खड़ा हुआ, 2 के हाथ खड़े हुए, हाँ हाँ हाँ, ये तो उससे होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे होगा। पीछे मैंने नंबर पूछा है, 23वें नंबर पे होगा, मैंने ये तो नहीं पूछा कौन से क्रोमोसोम पे होगा, मैंने तो समझा कौन से नंबर पे होगा, 23 पे होगा नंबर,
यही गड़बड़ करती है, यही कटे हैं तेरे नंबर ना, नंबर इसी बात पे कटे। ये एक्स क्रोमोसोम पे है बेटा, और ये फैक्टर नंबर 8 नहीं बन पाता, जिसके कारण से कट लगने पर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड लगातार बहता रहता है, और ये एक रिसेसिव जीन है। क्या है? और रिसेसिव होने से इसमें होता ये है बच्चे कि फीमेल में, क्योंकि कितने क्रोमोसोम है? एक्स, 2 एक्स है, इसलिए अगर एक पर होगा और एक पे नहीं होगा तो वो इफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि एक पे डोमिनेंट जीन है फैक्टर 8 बनाने वाला, और एक पे फैक्टर 8 बनाने ना वाला जीन है। लेकिन अगर हम मेल के केस में देखें, कितने क्रोमोसोम है? एक्स एक है, और उसी पर है, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो, अगर रिसेसिव है तो बनेगा नहीं, और डोमिनेंट है तो बनेगा। यानी ब्लड क्लोटिंग का अगर यहाँ पर जीन आ गया, वो डिफॉर्म हो गया, वो क्लोट फैक्टर 8 नहीं बना रहा है, तो भैया ये तो 100% क्या होगा? अफेक्टेड होगा। 100% क्या होगा? क्योंकि इस पे कोई दूसरा एलील, दूसरा जीन नहीं है जो बना दे उस फैक्टर 8 को। क्लियर? अब इसकी प्रोजेनी पे सवाल हो सकते हैं, इसकी प्रोजेनी पे सवाल। 3 रोग आपने देखे जो ब्लड से रिलेटेड है। चलो, कलर ब्लाइंडनेस मैंने बता दिया था आपको, वो उसकी कहानी भी ऐसी है जैसी ये हीमोफीलिया की है, इसका भी एक्स लिंक्ड टेंडेंसी है, और यहाँ पर आंख के अंदर, आंख के अंदर कौन बनाने वाली, कौन या रोड्स, कौन बनाने वाला जीन इफेक्ट होता है, जो कौन से कलर की कौन सा इफेक्ट करता है? रेड एंड ग्रीन। इसके कारण वो व्यक्ति रेड और ग्रीन रंग की पहचान नहीं कर। ठीक है। अब एक होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कौन कौन से प्रकार की हो सकती है? ऑटोसोमल एंड क्रोमोसोमल। ऑटोसोमल एंड मेलोसोमल। आएगी, पेडिग्री भी आएगी, इसके बाद पेडिग्री आएगी। क्रोमोसोम की 2 तरह से हो सकती है, ऑटोसोमल और एक एडोसोमल। पहले सेक्स लिंक्ड की कहते हैं कि भाई कैसे होती है। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें एन्यूप्लॉइडी कैसे हो जाती है? सपोज कीजिए ये एक फीमेल है और ये एक मेल, इनके क्या बनेंगे? गैमीट्स। अब गैमीट्स बनने के समय, गैमीट्स बनने के समय, मियोसिस के समय एक घटना होती है जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कौन सी है वो? एनाफेज। एनाफेज में ये हो सकता है कि भैया एक एग के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाए और यहां पर कोई एक्स क्रोमोसोम ना हो, ये एग जो है बिना एक्स क्रोमोसोम के हो, और ये सामान्य स्पर्म एक्स और वाई वाले बने हैं। इसमें कोई एक्स गया ही नहीं, इसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं गया, मैंने यही बताया। अब इन बच्चों ने पूछा है क्यों, क्या इन्हें क्यों का जवाब अभी थोड़ी देर पहले नहीं दिया? इससे पहले जब पढ़ाया था तब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने नहीं देखा ध्यान से, है ना, ये ध्यान नहीं दे रहे। बेटा जिस समय मियोसिस होता है, मियोसिस की एक ऐसी फेज होती है एनाफेज, यानी सेल डिवीजन में, उस समय जब क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे होते हैं तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम चिपके रह जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और जब अलग नहीं हो पाते तो एक ही एग में दोनों के दोनों चले जाते हैं, और एग तो 2 बने हैं तो दूसरा खाली रह जाता है। एक एग में कोई एक्स नहीं गया। अब
एक्स एक्स, सॉरी इसे एक एक्स करें, ठीक है। यहाँ क्या कंडीशन बनेगी भैया? 1 2 3 एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या कंडीशन बनेंगे? एक्स एक्स वाई। यहाँ क्या कंडीशन बनेंगे? एक्स एक्स जीरो। यहाँ पर क्या बनेंगे? यही कंडीशन आ सकती है अगर ऐसा हो जाए तो। भाई ये संभावना है इसमें। शो ध्यान दो, अभी मैं पूछूंगा तुम्हारे से, तुम बहुत बोल रहे हो। ये आपने केवल ये कंडीशन पढ़ी है किताब में, ये आई कैसे? ये संभावना बनी। अब इस महिला में चार, अगर ये बात हो जाती है कि दोनों एक्स इकट्ठे रह जाते हैं तो उसमें उसके एग के फर्टिलाइज होने की 4 संभावनाएं हैं। अगर इस वाले से ये एक्स चला गया तो क्या बनेगा? ट्रिपल एक्स। और अगर इस डबल एक्स वाले से वाई चला गया, डबल एक्स वाई। और अगर एक्स जीरो वाले से एक्स गया तो डबल एक्स जीरो। और इससे ये गया तो एक्स जीरो। यही तो संभावना होंगी। हम हमेशा ध्यान रखिए, अगर वाई गुणसूत्र अकेला रह जाए तो बच्चा डाई हो जाए, मरा हुआ ही पैदा होगा। तो ये बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा होगा, इसे बचाया नहीं जा सकता। ये बच्चा कैसा पैदा होगा? मरा हुआ। आपने देखा कुछ महिलाओं को बच्चे मरे हुए पैदा हो जाते हैं। ये कंडीशन है। ये अब बात आती है इसकी। चलो पहले जो तुमने पढ़ रखा उसकी बात कर लेते हैं। ये डबल एक्स वाई, ऑटोसोम कितने हैं इसमें? 44। ऑटोसोम कितने हैं? और सेक्स क्रोमोसोम कितने चले गए? एक्स एक्स। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर क्रोमोसोम हो गए 47। अब इसमें चूंकि 2 एक्स है और एक वाई है तो ये नॉर्मल तो नहीं है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम इसे कहा गया है, क्योंकि इसमें एक वाई है तो ये पुरुष की तरह तो दिखता है, पुरुष की तरह तो दिखता है, कद भी ठीक होता है इसका, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर महिलाओं वाले डेवलप हो जाते हैं। नंबर एक बात तो ये है कि ये स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेराइल का मतलब ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी प्रोजनी। ऐसा एक सामान्य सेक्ट आपको अपने आसपास दिखता है कि एक वो व्यक्ति होते हैं जो बेचारे स्वयं के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन किसी के यहाँ अगर बच्चे होते हैं तो बधाई देने पहुंच जाते हैं, बधाई देने पहुंचते हैं। इनकम कौन गिन रहा है? किसने गिनी इनकम? नाम हाथ खड़ा करो। इनकम किसने बताई उनकी? भैया ऐसे 11,000 व्यक्ति किसी को ना दिलवाए, ऊपर वाला किसी को ना दिलवाए। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, अभी बताऊंगा मैं। कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो घटनाएं कभी भी घट सकती है किसी के साथ, इसलिए ज्यादा खुश मत होइए। आप इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, ट्रस्ट भी उनमें डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट भी जो है डेवलप हो जाते हैं। तो ये लगते हैं महिलाएं हैं जैसे, उन्हीं तरह से ये फिर प्रोड्यूस कर नहीं पाते। हमारी समाज की सोसाइटी इतनी मतलब विभत्स हो चुकी है, या कहिए कि हम उन्हें नॉर्मल सोसाइटी में रखना गवारा नहीं समझते, तो वो अपनी एक अलग सोसाइटी बनाते रहे। अब इस पे आ जाओ, यहां पर एक एक को पकड़ेंगे। एक्स एक्स जीरो, ऑटोसोम 44 है और लिंग गुणसूत्र कितना है? एक। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 45। ये होते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या होते हैं? टर्नर सिंड्रोम।
क्योंकि इनमें एक एक्स नहीं है। ये भी स्टेराइल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ये फीमेल है, कद छोटा रहता है इनका, लेकिन इनके कैरेक्टर फीमेल जैसे रहते हैं। तो आपने देखा होगा उस सोसाइटी में, जो आप सोसाइटी आपके आसपास आती है शगुन मांगने के लिए ऐसे अवसरों पर, उसमें कुछ मेल रूप में रहते हैं, कुछ फीमेल रूप में रहते हैं। तो कुछ में 47 क्रोमोसोम है और कुछ में 45 है, और ये किस कारण से है, एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है। क्लियर? ये आपकी बुक में भी लिखा है ना? अब क्या ये हेरिडिटरी है? हैं? क्या ये हेरिडिटरी है? क्यों नहीं है हेरिडिटरी? क्योंकि दे आर स्टेराइल। अगर ये फर्टाइल होते तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती, सोसाइटी में ऐसे लोग बढ़ जाते, तो वो स्टेराइल। अब एक आती है ये कंडीशन, ट्रिपल एक्स, इट इज सुपर फीमेल। इसमें फीमेल में डबल एक्स से एक और एक्स ज्यादा है, तो दे आर सुपर फीमेल। सुपर फीमेल होने से ये महिलाएं आम महिलाओं की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। सुपर फीमेल, आर दे फर्टाइल और स्टेराइल? क्वेश्चन ये आता है, दे आर ऑलवेज फर्टाइल। ये संतानें उत्पन्न करती हैं, ये संतानें उत्पन्न करती हैं, और यही ऐसी फीमेल से ही ऐसी संभावना और ज्यादा हो जाती है, ऐसी फीमेल से ही ऐसी संभावनाएं और ज्यादा हो जाती है। ठीक है नहीं? आपने देखा होगा, क्या सुपर मेल भी हो सकते हैं क्या? अगर भाई देखो, ये कंडीशन भी तो हो सकती है। देखो, एक कंडीशन ये भी बन सकती है, ये तो ठीक हो गए नॉर्मल, है ना? अब ये दोनों के दोनों एक्स वाई इकट्ठे चले गए, अलग अलग नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए, और एक में ना एक्स जाएगा ना वाई जाएगा। स्पर्म में कुछ स्पर्म ऐसे हो जाएंगे, है ना? कभी कभी क्या होता है, दो वाई, वाई जब डुप्लीकेशन होता है तो दो वाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो कंडीशन बन जाती है एक्स वाई वाई। हालांकि इट इज द रेयरेस्ट फिनोमिना, ये क्या है, बहुत रेयरेस्ट फिनोमिना है। इसे तब हम कहते हैं सुपर मेल। क्या है? क्या ये सामान्य मेल से लंबा होता है? नहीं, सोसाइटी में रहता है, पता नहीं चलता, दो वाई के साथ रहता है ना। इसमें क्या ये फर्टाइल होता है, स्टेराइल होता है? फर्टाइल होता है। बल्कि ऐसा तो दो वाई, अगर इसके स्पर्म सही नॉर्मल बन जाए तो वाई वाले ज्यादा हो जाएंगे स्पर्म, एक्स वाले कम हो जाएंगे। तो वाई वाले स्पर्म जब ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बॉयज की ज्यादा हो जाएगी, गर्ल्स की क्या हो जाएगी। लेकिन मेन एनसीईआरटी में दो केसेस हैं ये जो सामान्य पाए जाते हैं, ये रेयर है, ये भी बहुत रेयर है, और ये भी रेयर केस है। इसलिए जो नॉर्मल केसेस हैं उन्हें हमने स्टडी किया, इन दो को, ये और ये। ठीक है? अब इतनी बात समझ में आ गई? इस पे एक और चीज समझते हैं, पेडिग्री। आप देखते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हेरिडिटरी, और जब बीमारियां हेरिडिटरी, एक लड़का होगा एक लड़की जुड़वा, तो किसका है? लड़का लड़की, यार ये बता चुका हूं मैं। हम तुम, जब मैंने बताया था जब ये तो मैंने बहुत पहले बताया था, एक लड़का एक लड़की जुड़वा हो गई तो दो अलग अलग ओवा हैं, एक फीमेल में दो ओवा बने हैं अलग अलग। ठीक है? एक से पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिल गया, एक से वाई मिल गया, तो ट्विन हुए, दोनों अलग अलग, तो तीन हो जाएंगे। हाँ, ठीक है भाई। इसलिए कहते हैं जब समझाया करें तब ध्यान से समझा करो। अब बच्चों, पेडिग्री को बनाने के लिए सिंबल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिंबल्स को।
अब मैं समझा रहा हूं, ओए सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ। जब मैं समझा रहा हूं तो तुम बातें कर रहे हो, और फिर जब वो बात निकल जाएगी फिर किसी अच्छा यार तुमने पढ़ा भी दिया, पता ही नहीं चला कब पढ़ा दिया। सामान्यतः आपने देखा हो पेडिग्री बनाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हम ये साइन यूज करते थे, लेकिन पेडिग्री में ये साइन नहीं यूज करते, यहाँ पे चेंज हो जाता है। फीमेल को बनाया जाता है राउंड से और मेल को बनाया जाता है स्क्वायर से। और अगर किसी का सेक्स अनडिटरमाइंड हो या अनस्पेसिफाइड हो, पता ना चले भाई क्या रहा, लड़का था लड़की था क्या था, तब हम उसके लिए डाउट वाला डायमंड शेप बना देते। ये किसके लिए है? ये इसे थोड़ा और स्पेसिफाई करो। नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल अनस्पेसिफाइड या अनडिफाइंड। ठीक है। अब अगर इनमें इफेक्ट आ जाए, कुछ कोई बीमारी आ जाए, तो इसे रेड से कलर किया जाता है। सामान्यतः किससे कलर करते हैं? रेड से। एक चीज एनसीईआरटी में नहीं दी उन्होंने, तो शायद हम भी ना करें, एक ऐसे लोग कैरियर होते हैं उनके बीच में डॉट लगा देते। क्या लगाते हैं? डॉट लगा देते हैं, या लेकिन एनसीईआरटी ने इसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं किया तो अलग बात। अगर मेल और फीमेल के बीच में हमें क्रॉस दिखाना है, तो इस तरह से क्रॉस नहीं दिखाया जाता यहाँ पर पेडिग्री में। उन्हें दोनों को क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। कैसे कनेक्ट किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसकी जो प्रोजनी है वो वहीं से एक वर्टिकल लाइन खींच के उस पे दिखाई जाती है क्रम से। मान लिया पहले नंबर पे इनको लड़की हुई, दूसरे नंबर पे लड़का, तीसरे पे भी लड़का, और चौथे पे एक लड़की हो गई। तो इस प्रकार से पीढ़ियां बनती हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत क्लोज रिलेशन में मैरिज होती है ना, रिश्तेदारों में से ही मैरिज हो जाती है, तो वहां पर दिखाने के लिए डबल लाइन। जेनेटिकली जो नियर रिलेटिव मैरिज होती है उन्हें जेनेटिकली अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी का अगर ट्रेट है तो वो घूमता रहता है। वो क्या रहता है? क्योंकि ज्यादातर रिसेसिव होते हैं, तो ये एपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एपियर। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक, आपने देखा होगा प्रथा है कि जब लड़के लड़की की शादी करनी होती है तो कहते हैं यार इसका रिश्ता ढूंढो ढूंढो ना। और हमारे यहाँ तो एक और है कि हमारे यहाँ गोत्रा देखा जाए। गोत्र सेम नहीं होना चाहिए। गोत्र क्या होता है? देखिए गोत्र हम बताते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे यहाँ एक पहचान लगाई जाती है गोत्र के। सपोज कीजिए हमारे ये है दादा, दादा के पिता, उनके 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 पिता। मान लिया यहां तक चले। अब ये ये इसके पिताजी है। हाँ, और आगे भी यही मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कहीं मतलब 20 नहीं हजारों पीढ़ियों का हिसाब ये रहता है पुराना। इसके बाद अभी बताएंगे, अभी बताएंगे कैसे रहता है। आप जब ये हमारे यहाँ सुनते रहिए ध्यान से, बहुत सिस्टम। हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा का समय होता है तो पंडित जी आके कहते हैं भैया अपना गोत्र बताइए। वो कहते हैं गोत्र बताइए हमें, क्योंकि गोत्र से ही पूजा होती है हमारे यहाँ, बिना गोत्र के पूजा नहीं करेंगे वो। तो हमें बताना पड़ता है कि भैया हमारा गोत्र क्या है। सपोज कीजिए मैं अपनी बात बताऊं, हमारा गोत्र मान लिया अत्री है। अत्री एक ऋषि है, उनके नाम पे ही गोत्र होते हैं, बहुत पहले ऋषि हुए। तो इन्होंने ने कहा
वी आर अत्री, इन्होंने ने कहा वी आर अत्री, अत्री 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 अत्री, और ये चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। ये सबको पता है। जब हम शादी करने जाएंगे अपने बच्चों की, तो हम कहेंगे वो अत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा ही वंशज है कहीं ना कहीं। वो क्या नहीं होना चाहिए? अत्री गोत्र का व्यक्ति वो नहीं होना। दूसरा, आपने देखा होगा मामा का गोत्र भी बताया जाता है, जो माँ का गोत्र है वो भी नहीं होना चाहिए। ये दो गोत्र बचने चाहिए। मान लिया वो गोत्र है कौशिक, तो भैया एक डेफिनेट कह दी गई, जो रिश्ता देखने गया, ना वो अत्री होना चाहिए ना वो कौशिक, उसके अलावा बाकी गोत्र हो जाए चलेगा। तो वो शादी गोत्र बचा के कर दी हमने, अपने अपने कई पीढ़ियों के एंसेस्टर्स को बचा लिया, और तब हम यहाँ पे शादी कर। ये है नॉर्मल पैटर्न ऑफ गोत्रास, ठीक है। और यही गोत्रा की साइंस है, यही गोत्र की क्या है? साइंस है कि हम इसलिए गोत्र को बचा रहे हैं। तो जेनेटिकली वी आर, हम प्योर रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए काम हमारे यहाँ होता है। वही हम बता रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। तो भैया उससे पहले तय कर दो गोत्र वगैरह, है ना, जो रिश्ते से पहले तय होता ना, तो उससे। तो भैया सुसाइड करने के लिए कहीं कोई मना नहीं है किसी की, लोग सुसाइड भी तो करते हैं। भैया पता है ये बीमारी है, ये गलत है, उससे कोई करे तो भैया उससे तो किस है तो नहीं, अपराध करते हैं लोग, चोरी करना अपराध है लेकिन फिर भी लोग चोरी करते हैं। मेरे नहीं बात को। चलिए, अगर क्लोज रिलेशन में मैरिज होती है तो उनके बीच में डबल लाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल लाइन। और मैंने बताया क्यों कर की जाती है डबल लाइन। अब इसके अलावा अगर इफेक्टेड है तो मैंने बताया डार्क कर दिए जाते हैं। अगर सपोज कीजिए कितनी पीढ़ियां जो है, मान लिया कभी संक्षेप में एक ही जैसे पैदा हुए और उनकी हम लिख देते हैं 5 लिख दिया मान लिया बीच में, तो इसका मतलब क्या है? 5 जो है अनइफेक्टेड। क्या है? 5 अनइफेक्टेड। और भी है वैसे तो, मान लें सपोज कीजिए किसी विशिष्ट प्रोजनी के बारे में बात करें तो उसके ऊपर एक ये तीर, मतलब एक तीर हल्का लगाया जाता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर कोई प्रोजनी डेड हो रही होती है तो उसे क्रॉस करके दिखाया जाता है। ये कुछ सिंबल्स हैं जिस प्रोजनी में दिए जाते हैं, ठीक है। अब प्रोजनी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे मेंडेलियन की। कैसी होती है? मेंडेलियन की प्रोजनी। इसमें कुछ बीमारियों का ख्याल रखा जाता है, भाई कोई ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक से आधारित है। ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल में क्या होगा, कोई भी पीढ़ी का ट्रैक नहीं होगी, वो हर पीढ़ी में जाएगी, वो हर पीढ़ी में जाएगी, और हर पीढ़ी में जाएगी, लड़कों में भी जाएगी और लड़कियों में भी जाएगी। और अगर क्रोमोसोमल है तो क्रोमोसोमल में एक्स की हो सकती है, वाई की। अगर फादर को है एक्स पे, वाई पे जनरली, वाई पे तो आप देखें रिसेसिव भी हो तो वो तो वाई टू वाई जाएगी, लेकिन एक्सो फादर से जाएगी किसमें? डॉटर। फादर से किसमें जाएगी? डॉटर में जाएगी। मदर प्राय आपने देखा कुछ बीमारियों की कैरियर्स हैं, और कुछ ही फिर जब वो दो रिसेसिव फॉर्म में आ जाता है, हो जाएगा तो वो क्या हो जाती है, उससे अफेक्टेड हो जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर कराया जाता है। इसमें याद क्या करने वाली चीज है, चित्र खोलिए अपना। नंबर 1, जो जो याद रखने वाली चीज है, इसे पकड़िए। चित्र में ये वाली टर्म दिखा, ये दिखा रखा है, इसके नीचे एक टर्म लिखी हुई है, पढ़ो उसे। क्या लिखा हुआ है? पढ़ा है कुछ? कोई मीटिंग लिखी हुई है, कोई कौन सी मीटिंग लिखी हुई है? हाँ, एक तो इससे सवाल आता, नंबर 1 इस पे सवाल आता। नंबर 2, 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहला एग्जाम्पल पढ़िए किसका है, नीचे नीचे पढ़िए, नीचे डिटेल में एनसीईआरटी मूल से, तो किसके पास मूल एनसीईआरटी है, पहला एग्जाम्पल पढ़िए किसका है, ओरिजिनल। पढ़ने कैसे? अच्छा चलो, वो देखो उधर उधर वो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसके नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ो। किसका?
For example, photonic. हैं माइटोनिक डिस्ट्रोफी, माइटोनिक डिस्ट्रोफी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑटोनॉमल क्या है? डोमिनेंट डिजीज है, ध्यान रख लेना ये। Autosomal. ऑटोसोमल Dominant. डोमिनेंट। दूसरा आपने पढ़िए Autosomal recessive. रिसेसिव। हाँ, कौन सी बीमारी देखी? हाँ? कैंसर। ठीक है। पेडिग्री पे सवाल कहीं आ नहीं रहे कई सालों से, क्योंकि अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब पेडिग्री जो है ना, पेडिग्री का डॉक्टर्स भी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्ट ऐसे आ गए, हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं कौन सा जीन कौन से एलील में डिफेक्ट आया। इससे तो हम देखते थे भाई किस पीढ़ी में गया, जैसे महारानी विक्टोरिया कैरियर थी, उसके आगे चली, उससे आगे चली, उससे आगे चली, पीढ़ियां पूछते थे। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर क्या कहता है, सीधा एक टेस्ट करा लो इसका। कोई बीमारी लगती है उन्हें, उन्हें लगता है यार ये थैलेसीमिया हो सकता है, टेस्ट कराओ ना, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, टेस्ट कराओ। तो वो टेस्ट करा लेते हैं, इसलिए पेडिग्री का थोड़ा सा इफेक्ट आ गया, हो गया। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। लिखो बच्चों। ये बताओ, सबसे पहले एक बार, ये जो न्यूमेरिकल आपको सिखाए थे, सीख लिए थे वो अच्छी तरह से, उन्हीं से सवाल है। वो सवाल मैं दूंगा आपको, देखूंगा कितने अच्छी तरह से आप करेंगे। दो क्वेश्चन पहले एक करूंगा फिर दो। ठीक है। इफ ए प्लांट विद जीनोटाइप, इफ ए प्लांट विद जीनोटाइप if a plant with genotype कैपिटल ए, मैंने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, प्रोड्यूस प्रोड्यूस एक प्लांट है जो प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह का, प्रोड्यूस टोमेटो, प्रोड्यूस टोमेटोज ऑफ 80 ग्राम वेट, while 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 FG with genotype this लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे मैंने, स्मॉल ए स्मॉल। प्रोड्यूस प्रोड्यूस टोमेटो ऑफ 20 ग्राम ऑफ वेट, लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके आगे लिखे हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं इसी में है, विच ऑफ द, आपके पास अल्टरनेट में आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग combination is correct
is correct if the character is controlled by if the character is controlled by if the character is controlled by polygene. सिल्वर के बाद क्या है? If a character is controlled by polygene. रिएक्शन लिखना है क्या? हाँ जी, पॉलीजेनिक केस है ये। और एक हिंट दे देता हूं, ऐसे केस में जैसे जैसे डोमिनेंट जीन एलील का नंबर बढ़ता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना। तो इसका की क्या है, इसकी कुंजी क्या है, पहले किसके लिए निकालते हैं, एक जीन के लिए निकालो कि एक जीन कितना इफेक्ट डाल रहा है। एक जीन इफेक्ट डालेगा तो आप इनमें से निकाल दोगे कि कौन सा ज्यादा सही है। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी से कितने ग्राम का मिल रहा है, 80 ग्राम का। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से कितने का मिल रहा है, 20। यस सर। तो इनके बीच का ही होगा कोई। और आप कैसे करें इसे, और एक बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया सवाल, और कैसे करेंगे। क्रॉस सबसे पहले एक एलील से कितना फर्क पड़ रहा है निकालेंगे, कोई एक एलील से कितना फर्क पड़ रहा है निकाल के दिखाओ मुझे। कुल ये देखना पड़ेगा कुल कितने एलील है इसमें, कितने, 6 एलील है। कितने एलील है, 6 एलील। एलील है 6, चाहे कहीं से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 एलील है। और मैक्सिमम जब है तो कितना दिखा रहा है वो, 80। और मिनिमम जब कितना है, इससे मिनिमम तो कुछ नहीं हो सकता ना, मिनिमम जब है तो कितना दिखा रहा है वो, डिफरेंस कितना है मैक्सिमम और मिनिमम का, 80 - 20 इजकल टू, और है टोटल कितने, 6। तो यानी एक एलील से कितना फर्क पड़ रहा है, 10 ग्राम। सर फर्स्ट वाला आंसर है सर, 50 वाला आ रहा सही। हाँ, है ना। देखो अब इंटरनेट दे दे फर्स्ट वाला क्यों है, देखो ध्यान से सुनो। अगर ये सारे कैपिटल होते, ध्यान से देखो, अगर ये सारे कैपिटल होते कितना आना चाहिए था, 80 ग्राम का। अब कितने कम है, 1 2 3, तो 3 से कितना फर्क पड़ गया, 30 का। 80 में से 30 घटा दो, 50। ये तो है ही भाई, ठीक, और भी देख लो, और को भी तो चेक करना है। अब 1 से 10 का फर्क पड़ रहा है, इसमें कितने कम है, 2। तो ये कितना होना चाहिए, 60 ग्राम का। इसमें कितने कम है, 4 5, 50 होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए था ये 6 है, इसमें कितने है, कितने का होना चाहिए था, इसी में से 50 गए, कितना बचा, तो ये भी तो सही है। बताओ, कहना सही है, ऐसे ये नहीं सही हुआ। छोटा नहीं नहीं, उससे कोई नहीं, देखो यहाँ यहाँ पर ये है,
अब आओ, यहाँ लिखने में गड़बड़ है, अब नहीं है ये सही, सारे सभी गलत हो गए। अब ये गलत हो गया है ना, ये कैपिटल सी है, तो ये सही नहीं, लेकिन जो मैंने पहले लिखा था उसके अनुसार वो सही था, है ना, हाँ, तब तुम्हें दोनों आंसर बताने चाहिए थे। तो इसमें देख लो नीचे सर ये तो भी कितने है भाई, 80 में से कितने घटा दो, 50, 80 में से कितने घटा दो 50, तो कितने बचने चाहिए थे 30, तो ये है 10, तो कौन सा सही है। अब देखो इसे करा कैसे, अगर ये विकल्प ना होते तो कैसे करते हैं, जो पॉलीजेनिक होते हैं भैया उसमें पहले हम रेंज निकालते हैं, और एक जीन कितना इफेक्ट कर रहा है वो निकालते हैं, इसका नियम ही है एक जीन कितना इफेक्ट कर रहा है वो निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा भैया, जब 6 के 6 जीन है तो मैक्सिमम कितना जा रहा है 80, और जब 6 के 6 रिसेसिव है तो कितना जा रहा है 20, तो भैया 80 में से 20 घटा दो तो ये तो इसकी रेंज आ गई इनके बीच में, इतने रेंज को कवर कर रहे हैं कितने जीन 6, क्योंकि ये मिनिमम 20 तो सब में होगा, 20 तो भाई मैक्सिमम रिसेसिव आ गया, इससे ज्यादा और तो आपके जीन गायब ही होंगे, इसमें से तो घटेगा, तो जब अगर जीन प्रेजेंट है तो 20 से तो नहीं घट सकता ना ये, लेकिन यहां से यहां तक जाने में ये एक जीन, एक डोमिनेंट जीन के द्वारा 10 कवर किया जा रहा है, 10 ग्राम, तो जितने जीन होंगे उतना जीन बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर इस केस में, पहले केस में हमने देखा कितने जीन है 3 है, 3 गुना 10 बराबर 30 ग्राम, 20 ग्राम वो था, 30 ये हो गया तो कितना आ गया 50, एक तो तरीका हुआ ये, और एक तरीका है घटाने वाला, अब हमें बता 6 के 6 से कितना है 80, 6 के 6 अगर हो कितना है 80, और एक कितना का फर्क दे रहा है 10 का, तो भैया एक ही आ गया, इससे 10 का तो अंतर ही हो गया, तो 80 में से 10 गए 70, एक 10 ये गया इसके आने से 60, और वैसे सीधा 3 है, ये 3 घटा दो जो रिसेसिव वाले हैं, तो 80 में से 30 गए, चाहे जोड़ने वाले तरीके से ले लो चाहे घटाने वाले तरीके से ले लो, दोनों से आंसर सही आएगा, क्लियर हो गया। अब ऐसा ही एक सवाल दे रहा हूं करना है, दे दूं क्या, लिखो फिर, लिखे बच्चों, हाइट ऑफ ए प्लांट, height of a plant is under control of polygene inheritance, ठीक है, अगली लाइन से लिखो, the plant having genotype, a plant having genotype AABB 20 centimeter height, and the height of a plant with gene capital A, small a, capital B, small, and the height of a plant with genotype, the height of a plant with genotype capital A, small a, capital B, small b is 50 centimeter.
50 सेंटीमीटर. What is the height of a plant with genotype capital A, capital B? What is What is the height of a plant with genotype capital A, capital B? एक बच्ची ने निकाला है, अभी बाकी निकालो. तरीका वही अपनाना है. एक डोमिनेंट जीन से कितना इफेक्ट हो रहा है ये आपको पता लग जाए. एक डोमिनेंट जीन कितना इफेक्ट कर रहा है, बेसिक की ये है. ऐसे सवालों में ये बात पता लग जाए कि एक डोमिनेंट जीन उस कैरेक्टर को जो दिया गया है कितना इफेक्ट कर रहा है. अगर हम ये निकाल लें तो बाकी बातें आसान हो जाती हैं. निकालो एक से. जिसने नहीं निकाला अपना दिमाग लगाओ. जोया किसी को नहीं दिखाएगी ना बताएगी. वेरी गुड. जो हमने सोच सिखाया है उससे निकालो. कहीं ना कहीं तो प्रश्न में कुछ ना कुछ तो सिरा दे रखा है. प्रश्न में ही सिरा है. सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और इंफॉर्मेशन में ही क्लू छिपा रहता है. इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए. फिर नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है. सर 18 18. 50 80. 50 किसका आया? आपका 50 आया. चलो और निकालो. निकालो. एक जीन कितना इफेक्ट डाल रहा है? 5 का. अच्छा. एक डोमिनेंट जीन अपना कितना प्रभाव दिखा रहा है सबसे पहले निकालेंगे. देखो अब आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे. देखो यहाँ पे सारे रिसेसिव हैं तो कितना है? 20. अब यहाँ पे कितने डोमिनेंट जीन आ गए? 2 जीन के आने से कितना बढ़ गया? 30. भाई यहां से अगर हम दोनों को देखें केवल 2 ही तो जीन डोमिनेंट हुए हैं. तो 2 डोमिनेंट जीन से ये बढ़ रहा है 50 माइनस 20 बराबर 30. तो एक जीन से कितना बढ़ेगा? 30/2 बराबर 15. एक से कितना फर्क पड़ रहा है? 15 का. अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 से कितना पड़ेगा? 15 गुना 4 बराबर 60. और मिनिमम 20 तो ये रहेगा ही. तो 20 प्लस 60 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. आया समझ में या नहीं आया? सबसे पहले किसका निकालना होता है? एक मिनट जीन का निकालिए कि कितना फर्क पड़ रहा है. और फिर जो देखता है इसमें देखते हैं कितने जीन है. डोमिनेंट कितने का? 80. ठीक है बच्चे. और बोलो. चलो अब दूसरी तरह के. इस तरह के कर लिए आपने, अब दूसरी तरह के अब चेंज कर दें. क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ. अभी दे रहा हूँ. अभी दे रहा हूँ.
लिखो, मुझे फार्मूला भी लिखाना है, इसमें फार्मूला भी बताना है आपको। कपल हैज couple has had 4 offspring। ध्यान से लिखेंगे सब बच्चे से क्वेश्चन को। कपल हैज 4 offspring। What is the probability of a couple has 4 offsprings? 4 संतानें हैं एक युग्म के। What is the probability of to have 2 male and 2 female offspring? What is the probability of 2 male and 2 female offspring? A है 1/16, B है 6/16, C है 3/4 और D है 9/16। देखो, पहले तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा, उससे बहुत आसान हो जाता है ये, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे करें, है ना, पूरा चार्ट बना के। तो एक फार्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी इजकल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू 1/2 की पावर n। ये फार्मूला है। अब इसमें आप कहेंगे एन पी क्यू क्या है? देखो, एन इजकल टू टोटल प्रोजेनी, टोटल प्रोजेनी। इस केस में कितनी है बच्चे? 4, है ना। क्यू क्या है? एक तरह की पॉसिबिलिटी जो कह रहा कि भैया 2 मेल और 2 फीमेल के होने की बात है, तो ये क्यू मेल प्रोजेनी के लिए लगा लिया, मेल प्रोजेनी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2। और ऐसे ही क्या है दूसरा? पी क्या है मान लिया? फीमेल प्रोजेनी, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2। समझ में आ गया? बताओ यहां तक बात समझ में आया नहीं? अब हम लगाएंगे फार्मूला, और फैक्टोरियल का मतलब बताऊंगा, कुछ बच्चों को तो आता होगा। अब इसमें फार्मूला लगाइए भैया, एन की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल का निशान ये होता है, बटे पी की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/2 की पावर एन कितना है बच्चे? 4 है। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल का मतलब समझिए, जो नंबर है वहां से लेके 1 तक लेके जाएंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यह फैक्टोरियल इसका मतलब। ऐसे ही 2 का मतलब क्या होगा? 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1 इंटू 1/2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब देखो, ठीक है, कौन से 2 से 4 काट दूं? अच्छा अच्छा, ये वाला वो आ गया ना, पर 6 हो गया, 6 नीचे कुछ नहीं बचा ना, गुना 1/2 की पावर 4, तो 6 कम 6 और 2 की पावर 4 कितना हो गया? अब देखो कोई ये विकल्प है क्या इसमें? हाँ, कौन सा है? बी। अभी दे रहा हूं सवाल ये समझ में आ गया सब बच्चों के? हैं? आया? चलो लिखो फिर एक सवाल। व्हाट इज द, अगला सवाल लिखो जल्दी से, ये फार्मूला याद कर लेना प्रोबेबिलिटी निकालने का, इस तरह के सवालों में लगेगा ये।
एक सवाल लिख लो ये है, इसके बाद फिर मैं ये दे देता हूँ आपको। What is the probability of 5 daughter? What is the probability of 5 daughter to a couple? What is the probability of 5 daughter to a couple in 5 children? इसका मतलब समझ में आया? 5 children, एक युग्म के 5 बच्चे हैं, और इस बात की कितनी संभावना है कि वो पांचों की पांचों लड़कियां हों, ये निकालना है भाई। एक के 5 बच्चे हैं और आपको निकालना ये है कि इस बात की कितनी संभावना है कि वो पांचों के पांचों क्या हो, लड़के, फीमेल हो। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 daughters टू ए कपल इन 5 children? ठीक है, ये निकालो। सेम इसी तरह से करो, फटाफट करके दिखाओ मुझे। एन की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो। पी किसके लिए मान रहे हो आप? फीमेल के लिए? ऑप्शन दे रहे नहीं, आपको निकालना है, ऑप्शन नहीं दिए, अब निकालो बिना ऑप्शन के, तुक्का नहीं मारना, निकालना है। नहीं, एन कितना है? पी फीमेल को मान लो चाहे मेल को मान लो, किसी एक को मान लो। पी कितना है? हाँ, क्यू कितना है? 0। जब कोई दिया ही नहीं उसके बारे में, भाई दूसरे का नहीं दिया तो उसकी क्या है? 0 करो। मैंने तो प्रोबेबिलिटी मतलब 50 वही निकालना है। फिर तो सारे हो जाए 0 ही आ रहा था। फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, ठीक है तो अब 0 नहीं होगा भाई, यही इसमें पॉइंट था। फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? 1। जहाँ फैक्टोरियल 0 है उसका अर्थ होगा 1। अब निकालो। 1/, यस, जिसका 1/32 आया है दैट इज द करेक्ट। फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, 0 नहीं है फैक्टोरियल 0। जीरो कहाँ कहा मैंने? फैक्टोरियल 0 लिखोगे इसे फैक्टोरियल 0 लिखोगे, पी इंटू क्यू के बराबर है फैक्टोरियल 0 लिख, और फैक्टोरियल 0 का मतलब कितना है? 1, तो उससे निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया? चलिए, अब आपके सवाल हालांकि और है, लेकिन ये मैं एक दिन इसका टेस्ट ले लूंगा आपका, जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे। हालांकि जेनेटिक्स में भैया सवाल आते हैं, बहुत अच्छे खासे ठीक ठाक सवाल आते हैं इसमें से ये, और इससे एक अगला लेसन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से दोनों में से मिलकर 15-16 सवाल बन जाते हैं, इसलिए दोनों अच्छी तरह से करने हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं आपके टेस्ट पेपर्स, तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल करेंगे आप, ठीक है? टेस्ट पेपर में इस बार मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, है ना? बच्चों में थोड़ी सी निराशा ना हो, इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग को नहीं बनाया, है ना? हालांकि आप अपने आप निकाल लेना, जितने सवाल गलत हैं उसमें से -1 सवाल के 5 घटा के निकाल लेना,
भाई एक सवाल 4 तो वैसे गया और एक माइनस हो गया, तो एक सवाल गलत है तो कितने गए? अटेम्प्ट नहीं किया तो 4 ही घटेंगे। अगर वो सवाल अटेम्प्ट नहीं किया तो 4 ही घटेंगे, और गलत किया तो 5 घट जाएंगे। उस हिसाब से अपना आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो आए हैं जोया के। जोया के लिए ताली बजाओ। ताली बजाओगे तभी ठंड दूर होगी बेटा। इसके आए हैं 68 मार्क्स आउट ऑफ 80। 20 80 में से कितने आए हैं? 68। तो नंबर 2 पे रहे हैं एक बच्चा आया के बाद, मोहम्मद जैद सन ऑफ शकील। कौन है? आप हैं? वेरी गुड। इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ। इसके आए हैं 64 मार्क्स। अब हदिया कौन है? हादिया कौन है? खड़े हो। हादिया खड़ी होगी और निबिया खड़ी होगी, नाबिया खड़ी होगी, और दूसरे मोहम्मद जैद कौन है? अच्छा वो। इन तीनों के 56 मार्क्स हैं। नहीं, अलग अलग बैठे। ये यहाँ बैठा था, ये यहाँ, तो चीटिंग कैसे? अब यहाँ पे मुझे नबिया पे एक डाउट है, इसके नंबर कम कैसे? सवाल ही सारे बताती है, आंसर सारे देती है, क्वेश्चन करने में क्या होता है? तो यहाँ मुझे थोड़ी शिकायत तेरे से है ना? इसे ठीक करना। पहले से तो ठीक हुआ है, लेकिन इसे और ठीक करना है। लड़कियां नकल नहीं करती, ये हम मानते हैं। बैठ जाओ दोनों। अब जिस बच्ची से, एक ऐसी बच्ची जो बच्ची जो है अब रेस में शामिल हो गई है, हाँ रेस में शामिल हो गई है, वो है अलकामा। कौन है अलकामा? इसका है 52 मार्क्स, और अब ये आप लोगों की रेस में आ गई। अब मैं बाकी के नंबर बता देता हूँ। पहले हम कहा है, अच्छा प्राची कहाँ है? और प्राची के बाद एक और मुंडा है, नाम लिखा है राव, क्या लिखता है ये? अरबाब राव। अरबाब। अरबाब बाप यार, इसने नाम ना लिख के साइन कर रखे हैं अपने, और नाम भी ऐसा, साइन भी ऐसा दो, और इस नाम से बंदा जाएंगे ना, अरबाब वही है। क्या रहता है? कर दिया कितना? मैं दे रहा हूँ, अल्फाबेटिकली मैंने लगाए हुए हैं। आगे आई है क्या? नहीं आई है। अलकामा, अलकमा। ये देखो यार, ये कौन है? ये कौन है? डॉक्टर हमजा। वही हमजा कहीं था। अमीर हमजा ऐसे ही लिखते हो, अभी हम क्या थे? वही है ना, ये हमें हमजा है जी। देखे तो आपके हाथ में आ रहा है। हम किसान आई नहीं आई है। दिवांशी, दिवांशी हाँ। गौरव कुमार, गौरव, मेरा था गौरव भाई। क्या नाम है तेरा? हदिया। हादिया, इब्रा, इब्रा, इब्रा 44। और मैंने बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा कहकशां, आइए कशिश, कशिश, खुशी, खुशी, आगे के लिए कविता,
है लविता, मोहम्मद एजाज है, कौन है सबसे कम है, ये भूल रहा था। मोहम्मद आरिफ, आरिफ हाँ, नीचे आया देखो जो पीछे बैठे हुए पीछे बैठे हैं मोहम्मद क्या है, मोहम्मद सदाम नीचे मोहम्मद खैर ये कौन आ गया बस मुझे अल्लाह मोहम्मद खैर रहमत प्राची प्राची भाई ये कौन है राम चलो कर छोड़ो चलो इतनी वीडियो जी आगे की बात करो कौन है क्या नाम है इसका बाबा राम राम अब नहीं बात बात बावन बात ठीक है मैं Maria Marta. देखिए ईशानी से बोलना ये क्या होना चाहिए तोसीद ये बैठा तोसीद दो है कोई तो कौन सा वाला है तू इलाज किससे देना मेहरबान कोहिर मेहरबान वाला कौन है लगा फिर तो नंबर ठीक है तो आने के सर मैं जो कर रहा इसमें तो चेप है ठीक है वही मैंने कर जनाब जो है ये आई क्वेश्चन में था सब ये बताना चाहिए सब तो मिल गया तो भाई ये यूनिट आपकी समाप्त हो गई। अब इस यूनिट में से आपका टेस्ट बनता है तो इस यूनिट में से आपका टेस्ट ले लेंगे हैं एक क्वेश्चन का आंसर है अभी करते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस आपसे which select the incorrect statement no ये वाला है select the incorrect statement selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is a cumbersome process ये देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेशन कौन सा देना है इनकरेक्ट देना है आपको हाँ सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन अच्छा ये तो हो गया पहला बी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लेड टू कलरलेस कॉलोनी कलरलेस ही बनती है कैसी नहीं बनती ब्लू तो ये दूसरे में ब्लू है तो सी है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक्स कौन से बॉन्ड तोड़ता है शुगर फॉस्फेट लिंकेज यानी सी फिर भी गलत 5 नंबर 4 नंबर 56 पे आ जाती बढ़ना और 11 सी एस का 7 का सी है 11 रुको 11 नंबर पे आ गया रुको
डी गलत कर रखा, उसको बी सही कर रखा। अरे नो, क्वेश्चन नंबर 11 में जिनका सी सही है वो हाथ खड़ा करे अपना। एक मिनट, एक पेन के साथ आए मेरे पास, एक पेन के साथ वो बच्चे अपने नंबर बताएंगे और अपना किसका सही है। अच्छा, अब 11 का सी सही है। और बताओ, अभी और डिस्कस लो ये जीन, और किसी में कोई प्रॉब्लम है? हैं? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 ए है इसका सही। दूसरे का ए है इसका सही। नहीं, बस यही तो दिक्कत करना कि बुक में से और इसमें क्या अंतर आया है। सी मेरे एक मिनट से आओ करिए, इधर नम दाल सर को नहीं क्या लेके या सी है। चार दोनों कुछ रख दो ना। रात पहले तो वही में दी है, साथ इसमें आपने गलत रखा है, लगा तो लगा बस ठीक है। इसी का ध्यान रखिए है। तेरा सी से ठीक है, तेरा सी ठीक है। मैंने तो बहुत सारे खाली आप सुना देते हैं, इसके तीन सारे गलत थे, तीन ज्यादा है, तीन सारे और तो बैठते नहीं। मान लो आंसर नो आंसर नहीं लगा रहा है। और कोई विशेष बात? ये सब नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब ये मैं सबके 4-4 बढ़ा देता हूँ। और कोई प्रश्न इसमें?